साथियों, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको उन तत्वों से बचाया जाए जो कि भविष्य में हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। और बहुत सारे कीटनाशक जो कि हम बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं, उनकी जगह हम क्या सस्ते साल्ट लगा सकते हैं जिनसे हमारा उत्पादन बढ़ जाए। और इसमें आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिटकरी के बारे में, जस्ते के बारे में। कार्बन की कमी में हम क्या तत्व लगाएं, नीला थोथा हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, किन साल्टों की जगह कर सकते हैं, सरसों की खली के हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, कितनी मात्रा उपयोग करनी चाहिए, फेरस सल्फेट और हरा कशिश ये साल्ट क्या काम कर सकते हैं हमारे लिए, सुहागा हमारे लिए कैसे मुख्य हो सकता है, और गंधक से हमें क्या लाभ मिल सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कितनी मात्रा किस तत्व की किस समय पर और फसल की किस अवस्था में या फसल से पहले किस अवस्था में हमें देनी चाहिए, किस प्रकार से लगानी चाहिए ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। तो साथियों, आज की वीडियो में मैंने सारी डिटेल यहाँ पर दी है और किन किन फसलों में हम किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं ये भी बताया है। तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जान लेते हैं फिटकरी के बारे में। तो साथियों, फिटकरी जैसा कि एल्युमिनियम सल्फेट होता है और यहाँ एल्युमिनियम होने की वजह से मात्र 10 दिन के अंदर ये पीएच को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। साथियों, कभी भी जब हम पीएच अपना चेक करते हैं 5.5 से 7.5 के बीच में अगर पीएच आ रहा है तो सही है, और 7.5 से ऊपर अगर क्षारीय मिट्टी बन रही है हमारी तो यहाँ पर हमें फिटकरी लगा देनी चाहिए। और ये फिटकरी हमारे पीएच को बैलेंस करने में मात्र 10 दिन का समय लेती है। साथियों, क्षारीयता कम करने के साथ ये मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है और ये पौधे में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुणों का भरपूर मात्रा में यहाँ पर क्षमता दे देती है, जिससे कि पौधा अच्छे प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बना पाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित कर पाता है अपने पास में। तो इससे पौधे में रोग बहुत जल्दी से नहीं आते हैं और इसका लाभ सीधे सीधे हमारी उत्पादन पर देखने को मिलता है। तो साथियों, फिटकरी को हम फसल बोने से पहले लगभग 10 दिन पहले पहली सिंचाई के साथ में लगा सकते हैं। और दूसरा, हम अगर खड़ी फसल में लगाना चाहते हैं तो हम इसे खाद के साथ में भी मिला के लगा सकते हैं, पानी के साथ में भी लगा सकते हैं। और इसकी डिटेल मैंने वीडियो के लास्ट में दी है, तो आगे जानेंगे इसकी डिटेल नोट्स के बारे में। अब जान लेते हैं जिंक सल्फेट के बारे में। जस्ते की कमी हमारे खेतों में बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है, और जिन फसलों में जस्ते की कमी होती है उन फसलों में हम कितना भी खाद लगा लें उससे फिर हमें वो लाभ नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए। साथियों, जस्ते की कमी में हमें जिंक सल्फेट की पूर्ति करनी होती है, और जिंक सल्फेट को हमें डीएपी के साथ में मिला के नहीं डालना चाहिए, क्योंकि डीएपी में डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है और यहाँ पर जिंक सल्फेट होता है। सल्फेट और फॉस्फेट मिलकर रिएक्शन करते हैं और इनका अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। जिंक सल्फेट हमारा अगर बात करें तो भूमि सुधारक तत्व कहलाता है। अगर हम इसे बिल्कुल बंजर जमीन में भी उपयोग करते हैं तो ये उसमें भी हमारी मिट्टी को बुरबुरी बनाने का काम करता है। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जल को धारण करने की क्षमता बढ़ा देता है, यानी कि हमारी मिट्टी जो पानी को ज़्यादा सोखती है, ज़्यादा रंध्र ओपन हो जाते हैं, उन रंध्रों को भरने का काम करता है। और इससे जो पानी है वो मिट्टी के अंदर ही रुकने लगता है। इससे धान में दानों की चमक बढ़ती है, दानों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी में पानी रुकने लगता है। और जिस मिट्टी में पानी रुकने लगता है उसमें धान की फसल तो बहुत ज़बरदस्त होती है, गन्ने की फसल भी बहुत ज़बरदस्त होती है। दलहनी फसलों में ये प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कि दाल वर्गीय जो फसलें हैं उनमें ज़बरदस्त काम करता है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ा देता है। और लगभग 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट खेत की तैयारी करते समय हम लगा सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर मिट्टी में कार्बन की कमी हो रही है तो यहाँ पर हमें ह्यूमिक एसिड डालना होगा, और ह्यूमिक एसिड यहाँ पर चमत्कार की तरह काम करता है। साथियों, जितना भी आपने सालों से खाद लगाया होता है खेत में, उसमें से पौधे ने मात्र 5 से 10% ही एब्जॉर्ब किया होता है, मतलब अपने अंदर सोखा होता है। बाकी सारा का सारा मिट्टी में वेस्टेज के रूप में पड़ा होता है। तो ह्यूमिक एसिड यहाँ एक्टिवेटर का काम करता है, उस खाद को एक्टिवेट कर देता है। पौधे की जड़ों का विकास इतना करता है कि पौधे की जड़ें उस खाद तक पहुंच जाती हैं और वहां से उस खाद को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। साथियों, खाद को एक्टिवेट करने का काम ह्यूमिक एसिड करता है। ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे के वनस्पतिक विकास को बढ़ा देता है, पौधे में हरापन बढ़ा देता है और पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत तेजी से बढ़ाता है। और कमाल की बात तो यह है कि मिट्टी में कार्बन की पूर्ति कर देता है। जो किसान भाई सालों से कच्ची खाद गोबर की नहीं डाल पाते हैं, उन खेतों में जैसे कार्बन की कमी होती है तो उसे पूरा करने के लिए ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। साथियों, यहाँ पर हरी खाद का इस्तेमाल करके भी आप ह्यूमिक एसिड की पूर्ति कर सकते हैं, यानी कार्बन की पूर्ति कर सकते हैं। हरी खाद के रूप में आप किसी भी टाइप की जो पुआल है उसे खेत में जुताई करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा,
आप यहाँ ढैंचा की हरी खाद तैयार कर सकते हैं। दूसरा, मानो धान की फसल में से अगर आप यहाँ मशीन से कटाई करा देते हैं तो उसमें सारी के सारी पुआल को खेत में ही जुतवा के उससे भी हरी खाद तैयार कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कीटनाशक की। कीटनाशक में आप यहाँ नीला तोता का इस्तेमाल करें। नीला तोता को इस्तेमाल करने के लिए आप कार्टअप की जगह नीला तोता लगाएं। दूसरा, यहाँ फेराडोन की जगह नीला तोता लगा सकते हैं। रीजेंट की जगह भी नीला तोता उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये फंगिसाइड और कीटनाशक दोनों का काम करता है। साथियों, नीला तोता एक जबरदस्त कीटनाशक है और इससे जबरदस्त फंगिसाइड है। तो आप यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जगह भी नीला तोता का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर नीला तोता प्लस फिटकरी दोनों को मिला के अगर आप गन्ने में स्प्रे करते हैं तो आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये कीटनाशक प्लस फंगिसाइड दोनों का काम करेगा। यहाँ आप 40 ग्राम नीला तोता और प्लस 60 ग्राम फिटकरी दोनों को मिलाकर अगर स्प्रे कर रहे हैं तो भी आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी आप खाद के साथ में मिला के नीला तोता प्लस फिटकरी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, नीला तोता को हम तूतिया के नाम से भी जानते हैं और ये डेली में जो आता है उसी को आप खरीदें। अगर आप पिसा हुआ नीला तोता लेते हैं तो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन अगर आप ढेले के वाला नीला तोता उपयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे और ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गोबर की कच्ची खाद का महंगा होना, डीएपी का महंगा होना और फिर डीएपी का अवेलेबल ना होना किसान साथियों के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है। साथियों, इससे बचने के लिए आपको सरसों की खली का उपयोग करना चाहिए। सरसों की खली में एनपीके यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा 4% है और डायमोनियम फॉस्फेट 1% होता है और के पोटास की मात्रा 1% होती है। तो यहाँ डीएपी की कुछ परसेंट रेशियो तो आपको मिल जाती है सरसों की खली से डायरेक्टली। और सरसों की खली कमाल का काम तो ये करती है कि जो किसान साथियों के लिए अच्छे कीट होते हैं उन कीटों को खेत में वो तैयार करती है। और सरसों की खली के साथ में यदि आप गुड़ की मात्रा मिला देते हैं तो गुड़ की मात्रा से वो कीट मल्टीप्लाई हो के फसल को लाभ पहुंचाते रहते हैं। साथियों, अगर इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी सरसों की खली कई गुना ज़्यादा रिजल्ट देती है और इसी की वजह से ये हमारी हरी खाद की पूर्ति करती है। और उसके साथ में यदि हम कोई भी दूसरे खाद नहीं लगा पाते हैं तो सरसों की खली हमारा डीएपी का भी काम करती है और यहाँ एनपीके का रिजल्ट भी सरसों की खली से हमें मिलता है। इसके अंदर सल्फर की मात्रा होती है, पोटास की मात्रा मिलती है। इसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो कि हम डायरेक्टली खेत को नहीं लगा पाते और अपनी फसलों को अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। तो सरसों की खली हमारे लिए एक ज़बरदस्त रिजल्ट देती है और सरसों की खली की हम थोड़ी सी मात्रा लगा के बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट हमारे पौधे में जितने भी लौह पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति करने में सक्षम होता है। साथियों, फेरस सल्फेट को हम हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं। हरा कशिश और फेरस सल्फेट में मामूली सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये दोनों के रिजल्ट एक ही होते हैं। ये भी पीएच को बैलेंस करने का काम करता है, ये भी पीएच को कम करने का काम करता है। मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने के साथ साथ ये पौधे की दीमक को हटाने का काम करता है, पौधे से फंगस को भी हटा देता है। ये हल्का कीटनाशक भी है और ये भी पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम होता है। पौधे में अगर पीलापन आ रहा है तो पीलापन को ये बहुत जल्दी से कंट्रोल करता है, पौधे में हरापन बढ़ा देता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पौधे जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उनको हजम करने का यानी पाचन करने की क्रिया को बढ़ा देता है। अगर पौधे जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है तो पौधे की ग्रोथ स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है और इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। साथियों, सुहागा क्या काम करता है? सुहागा हमारी मिट्टी में फसल में बोरॉन की पूर्ति करता है। हम अगर बोरॉन नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे बोरॉन बहुत महंगा आ रहा है आज की डेट में, अब महंगा हो गया है, तो बोरॉन की जगह हम अगर सुहागे का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बोरॉन के ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी फल चाहे किसी भी फसल का है, अगर उसमें फटने की समस्या देखने को मिल रही है तो आप सुहागे का इस्तेमाल करेंगे। सुहागे से हमारी उस फसल में जो भी फल के फटने की समस्या होगी वो नहीं आएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है क्योंकि पहले से ही पौधा उस चीज़ को स्वतः अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो जितने भी रोग आने वाले होते हैं उन रोगों से पौधे को बचाता है हमारा सुहागा। क्योंकि हम बोरॉन ना भी लगाएं क्योंकि महंगा आ रहा है तो सुहागा सस्ता साल्ट है, इसे हम लगा सकते हैं खाद के साथ में या पानी के साथ में भी मिला के लगा सकते हैं। इससे हमें ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथियों, सल्फर की जगह गंधक का उपयोग भी किया जा सकता है। अगर हम गंधक को सीधा लेके अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं तो ये सल्फर की पूर्ति करने में सक्षम होता है। अगर हम गंधक का उपयोग पहले 25 से 30 दिन पहले कर देते हैं, अपनी फसल की बुवाई से 25 से 30 दिन पहले करना चाहिए, जिससे कि ये मिट्टी में ओपन रंध्रों के बीच में फैल के और अपने पौधे को वो तत्व दे पाए जो कि पौधा एब्जॉर्ब कर पाता है।
साथियों, गंधक सल्फर से सस्ता होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करता है कि पौधे में चमक बढ़ा देता है। पौधे के जितने भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनको बढ़ाने के साथ साथ ये जितने भी ऑयल वर्गीय तेल वर्गीय फसल होती हैं उनमें तेल की मात्रा बढ़ा देता है। लगभग 6 से 8% तक तेल की मात्रा बढ़ जाती है। दाल वर्गीय फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने का काम करता है और जितनी भी अनाज वर्गीय फसलें हैं उनमें चमक बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि सल्फर लगने के बाद में तेल की मात्रा स्वतः बढ़ जाती है और जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनको बढ़ाने का काम सल्फर पौधे के अंदर करता है। तो यहाँ आप सल्फर की जगह गंधक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गंधक से आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे और फसल बोने से अगर 20 से 25 दिन पहले गंधक बुआई कर देते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो मिट्टी में स्वतः मिल जाता है और वो पौधे को जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गंधक को हम सल्फर के रूप में दो प्रकार से भी दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अपनी फसल की बुवाई के यानी वनस्पतिक विकास के समय पर, और एक तब जब फसल में दाना बन रहा हो। साथियों, फिटकरी की मात्रा की यदि बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और 2 किलोग्राम प्रति एकड़ फिटकरी लेकर हमें उसे पानी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी फसल में हम इसे 2 किलोग्राम ही उपयोग करें और खाद के साथ में मिलाकर लगा सकते हैं। साथियों, जिंक सल्फेट की अगर बात करूं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लगाना चाहिए और खड़ी फसल में हमें 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। कार्बन में हमें ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये हम स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं और ये हम खाद के साथ में लगा सकते हैं और पानी के माध्यम से भी इसे लगा सकते हैं। नीलत होता है 1 किलोग्राम हमें प्रति एकड़ के हिसाब से खाद व पानी के साथ में छोड़ देना चाहिए। और सरसों की खली अगर हम फसल से पहले लगा रहे हैं तो 15 किलोग्राम लगानी चाहिए। खड़ी फसल में हम 2 किलोग्राम का स्प्रे कर सकते हैं। 3 से 5 किलोग्राम हम खाद के साथ में मिलाकर लगा सकते हैं। फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। सुहागा हम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक बार उपयोग कर सकते हैं। दोबारा में भी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खड़ी फसल में हम उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में गंधक हमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करनी चाहिए। इसे हम पानी के साथ लगा सकते हैं और अगर हम इसे छिड़काव विधि से करना चाहें तो इसे हम छिटक सकते हैं और छिटक के भी इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। साथियों, अगर बात करें हम किन फसलों में उपयोग कर सकते हैं तो अनाज वर्गीय सभी फसलों में यूज कर सकते हैं। तेल वर्गीय फसलों में और दलहनी फसलों में भी हम इसका इस्तेमाल कर